ये बात तो तय है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से बना नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो भी पाकिस्तान बनाने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान को शुरू में बहुत से मसाइल दरपेश आए। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या मसाइल थे। सबसे पहले अनजस्ट डिवीजन बाय रेडक्लिफ। 3 जून 1947 के प्लान के मुताबिक होना यह चाहिए था कि पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान के अंडर आ जाने चाहिए थे, और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो भारत के पास चले जाने चाहिए थे। इसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, और उस बाउंड्री कमीशन के इंचार्ज सर डैनियल रेडक्लिफ थे। उन्होंने माउंट बैटन के इन्फ्लुएंस में आकर अनजस्ट डिवीजन की। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो पंजाब और बंगाल में थे और मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो भारत को दे दिए गए। वो बाउंड्री कमीशन तो माउंट बैटन के इन्फ्लुएंस में आ गया और कांग्रेस के साथ मिली भगत कर कर तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हिंदुओं को दे दिए। इसमें गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे अहम इलाके भी शामिल हैं, जिसकी वजह से कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथ से निकलकर भारत के हाथ में चला गया, और इसी तरह एक सीड ऑफ एनिमिटी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मजीद बढ़ गया। दूसरा प्रॉब्लम आता है रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज का। जब पाकिस्तान बना तो काफी मुसलमानों ने भारत से माइग्रेशन करके पाकिस्तान आना चाहा। ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन थी। कहा जाता है कि तारीख में इससे बड़ी माइग्रेशन नहीं देखी गई। बहुत सारे मुसलमान अपना घर बार सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ इतने अच्छे हालात थे नहीं और उनको एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर तो लोगों को जहाँ जगह मिलती थी वहीं रह लेते थे, और जो लोग पहले से पाकिस्तान में थे उन्होंने भी बड़े खुले दिल से इन मुहाजिरीन को एक्सेप्ट किया। आस्ता आस्ता ये इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन शुरू में बहुत मसाइल दरपेश आए। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की, यानी पाकिस्तान को शुरू में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पेश आए थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हुए तो यहाँ से पाकिस्तान में जो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे वो अक्सर हिंदुस्तान में चले गए, यानी यहाँ से भी तो हिंदू भारत में गए थे, उन सीट्स को फिल भी करना था। दूसरी बात यह कि जो लोग यहाँ से गए थे वो सारा स्टेट अपरेटस सब कुछ तबाह बर्बाद करके चले गए थे। फर्ज करें कि मेरे पास पेन ही नहीं है तो मैं लिखूंगा कैसे। यकीन जानिए यही हालात थे। ना स्टेशनरी थी, ना लिखने के लिए कुछ था। खुली फजा में भी सरकारी ऑफिस बनाए गए थे ताकि निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, और इसी तरह पाकिस्तान के चलाने का आगाज भी हुआ था। अब बात करते हैं चौथे मसले की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। जब यहाँ से ब्रिटिश चले गए तो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 400 बिलियन रुपीस रखवाए थे ताकि ये भारत और पाकिस्तान में डिवाइड किए जा सकें। पाकिस्तान के हिस्से में 750 मिलियन रुपीस आए थे जो कि भारत ने पाकिस्तान को अदा करने थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 700 मिलियन रुपीस अदा किए गए और 50 मिलियन आज तक अदा नहीं किए गए। एक और मसला जो पाकिस्तान को दरपेश आया वो था डिवीजन ऑफ आर्मी। उस वक्त जो फौज का कमांडर था वो तो ये चाहता था कि आर्मी को डिवाइड किया ही ना जाए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस पर सख्त एहतजाज किया। चूंकि दो अलग अलग मुल्क बन रहे थे लिहाजा आर्मी भी अलग अलग होनी चाहिए थी, लिहाजा इसकी एक प्रोपोर्शन रखी गई। 64% ऑफ द आर्मी विल बी ऑफ इंडियंस, जबकि 36% पाकिस्तान को दी जाएगी। अब इशू आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। जिस टेरिटरी में पाकिस्तान बनाया गया था वहां तो कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी, और हिंदुस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कुछ भी हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं था। पे एक डायलॉग किया गया। काफी जिद्दोजहद के बाद ये तय पाया कि पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपीस पे किए जाएंगे ताकि वो अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेट करे, लेकिन आपको यह बता दूं कि वो 60 मिलियन रुपीस भी पाकिस्तान को कभी नहीं मिले। एक और प्रॉब्लम जो पेश आया वो था द रिवर वाटर इशू। तकसीम के बाद लाजमी बात है कि वाटर का नेचुरल फ्लो भी डिस्टर्ब हुआ। हालांकि इंटरनेशनल लॉ में यह कहा जाता है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर कोई वाटर लेवल है तो उसको बरकरार रखा जाए और रिवर के फ्लो को ना तो यहाँ वहाँ किया जाए और ना ही उसको डिस्टर्ब किया जाए। यह बात तो आपको मालूम होगी कि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर और इरिगेशन ही ज्यादातर लोगों का जरिया मुआश है, और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी है, और इंडिया से जो भी पानी आता है
वो सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये जितने भी रिवर से आता है वो पंजाब और सिंध की जमीनों को इरिगेट करता है। इंडिया तो ये चाहता था कि उन रिवर्स पे डैम बना लिए जाएं और आज भी यही चाहता है कि उन रिवर्स का पानी रोक कर उस पे डैम बना लिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान ये इशू वर्ल्ड बैंक में ले गया और वर्ल्ड बैंक में एक ट्रीटी साइन की गई जिसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहिदा कहते हैं। उस मुआहिदे के तहत जो पानी पाकिस्तान में आना था वो इंडिया को लाजमी देना था। कुछ रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में रख दी गई और कुछ रिवर्स इंडिया के हिस्से में रख दी गई। लेकिन आज तक चूंकि वो रिवर्स इंडिया से होकर आती हैं, इंडिया वहां से पानी रोक देता है। मानसून के मौसम में जब पानी ज्यादा हो जाता है और वहां तुगयानी या सैलाब आने का खदशा होता है तो इंडिया वहां से ज्यादा पानी खोल देता है और जब पानी कम होता है तो पानी को रोक दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान की जमीन को खतरा लायक होता है। एक और इशू जो सामने आया वो था इश्यूज ऑफ स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट्स का इशू। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हो रहे थे तो ब्रिटिश ने उन प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को या बादशाहों को ये सजेशन दी कि आप भी किसी ना किसी मुल्क के साथ मिलकर अपना सेटअप चला लें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अपने रियाया की या अपने मुल्क में रहने वाले बाशिंदों का रिलीजियस एफिलिएशन जरूर देख लीजिएगा। हैदराबाद, जूनागढ़ और मनादावर जैसी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने फिल वक्त कोई डिसीजन नहीं लिया था। जम्मू कश्मीर के बादशाह ने या उसके राजा ने भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था। चुनाचे इंडिया ने यह किया कि इन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया, इन पर मिलिट्री एक्शन किया गया और तमाम फौज वहां पर बिठा दी गई, जिसके बाद आज तक वो इलाके इंडिया के पास ही हैं। तो ये थे कुछ अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान को चलाने में शुरू में कितने मसाइल दरपेश आए। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कायदे आजम का एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल क्या रोल था।